बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेडिमेंट वाटर इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो नीचे सेडिमेंट्स बनती हैं, तहें बनती हैं जो मटेरियल की, सॉइल की, उनका वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन है, या वाटर का उन सेडिमेंट्स के साथ क्या इंटरेक्शन है। तो इस टॉपिक के अंदर हमारा मेन फोकस होगा उन केमिकल्स के ऊपर जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी में मूव करते करते नीचे तह की सूरत में आ जाएंगे, और यही केमिकल जब दोबारा ऊपर पानी के अंदर आएंगे तो फिर उसका अफेक्ट क्या होगा ऑर्गेनिजम्स पर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन केमिकल्स को नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, सेडिमेंट्स बनाते हैं पहले, और फिर इन सेडिमेंट से दोबारा ये केमिकल्स निकलते हैं। वो सारे फैक्टर्स हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हेट्रोट्राफ्स कंज्यूम करते हैं, और उस ऑर्गेनिक मैटर को ये फूड चेन में आगे सर्कुलेट करते जाते हैं, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक ये फूड चेन में जाती जाएंगे ऑर्गेनिक मैटर्स, और उससे उनकी लाइफ सस्टेन रहेगी। अच्छी खासी अमाउंट में, सब्सटेंशियल अमाउंट में नॉन लिविंग फ्रैक्शन है जो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर की, यानी कि बायोपॉलीमर्स हो गए, प्रोटीन्स वगैरह, इनको डिकम्पोज करते हैं सिंपल फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। डिकम्पोजर्स अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के दौरान इन प्रोटीन्स को तोड़ते हैं, इनके अंदर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन वगैरह को सोलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर बनाया जा रहा है, पहले पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर था, ये डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीमिनरलाइजेशन। ये मिनरल्स हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, इनको दोबारा से यूजेबल फॉर्म में ये लेकर आते हैं थ्रू रीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। जो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर है वो ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद या एक्सक्रीशन के बाद रीमिनरलाइज हो जाता है इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से। थोड़ी अमाउंट में जो पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पानी के अंदर वाटर सिंक में या वाटर कॉलम रिजर्वायर में मौजूद रहता है, और ये नीचे तक सेडिमेंट कर लेता है, नीचे पहुंच जाता है। जैसे कि ये एक डायग्राम में देखते हैं हम, पहले यहाँ पर पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर मौजूद था, उसको कुछ बैक्टीरिया वगैरह ने डिकम्पोज किया, उसके अंदर से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह को रिसाइकल कर लिया, या उनके अंदर से फास्फोरस वगैरह को रिसाइकल कर लिया, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते होंगे ये बैक्टीरिया। तो फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट में पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर रह जाता है, और वो नीचे आकर सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे एक तह बना लेगा। अब इस दौरान जो उसका सफ़र है, यानी कि पानी से लेकर नीचे सेडिमेंट्स तक पहुंचने का जो ड्यूरेशन है, उस दौरान क्या प्रोसेसेस आते हैं, उनमें क्या चेंजेस आती हैं, तो वो इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं कि चेंजेस क्या आएंगी ऊपर से पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर को नीचे पहुंचाने तक, क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं। सेडिमेंट वाटर इंटरफेस, यानी कि आखिरी पॉइंट है जो सेडिमेंट का और पानी का, जहाँ पर एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है, ये वाला पॉइंट है जो, इसको मैं दूसरे लाइन से मेंशन कर रहा हूँ इस जगह पर। ये पॉइंट है सेडिमेंट वाटर इंटरफेस।
तो सेडिमेंट वाटर इंटरफेस तक ये मटेरियल पहुंचने पे जो मटेरियल ऊपर से आ रहा होगा, यहाँ पर मौजूद दूसरे डीकम्पोजर्स इसको डीकम्पोज कर रहे होंगे इससे पहले कि और ऊपर मटेरियल आता जाए। ये कुछ ना कुछ डीकम्पोज कर लेते हैं। बहरहाल जैसे ऊपर एक और लेयर बनेगी तो फिर ये मज़ीद ऑर्गेनिज़म्स ऊपर आ जाएंगे थोड़ा सा। तो ये तकरीबन ऊपर वाली लेयर जो 10 सेंटीमीटर होती है हमेशा उस सेडिमेंट के अंदर ज़्यादा रीमिनरलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं जो डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं टॉप 10 सेंटीमीटर लेयर पर। पार्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर है जो, या फिर कोलाइडल फार्म में, कोलाइडल कहते हैं जो अंदर सस्पेंड रह जाएगा, जो नीचे की तरफ नहीं आएगा मटेरियल, वो मटेरियल वाटर कॉलम में डिपॉजिट हो जाएगा और किसी दूसरे मटेरियल के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि किसी दूसरे मटेरियल के साथ जुड़ जाएगा। अगर ये फ्री रहेगा मतलब कि बग़ैर बॉन्ड बनाए फ्री फार्म में ये, या डिज़ोल्व्ड फार्म में, ये अपटेक करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज़म, फिश वगैरह गिल्स के ज़रिए अपटेक कर लेंगे या स्किन के ज़रिए अपटेक कर लेंगे इन केमिकल्स को जो पानी के अंदर मौजूद थे। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए या इसको दोबारा नीचे की तरफ लेकर आने के लिए मटेरियल को, तो इस मटेरियल को जोड़ा जाएगा। नेचुरली ये प्रोसेस होगा, एग्रीगेशन होंगी, कुछ जो पार्टिकल्स मुख्तलिफ जो मटेरियल होंगे इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक उनके साथ ये केमिकल्स जुड़ जाएंगे और वो क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल्स वगैरह नीचे की तरफ जाना शुरू होंगे। जब तक ये बॉन्ड फार्म में मौजूद, बाइंडेड फार्म में मौजूद हैं, जब तक ये किसी केमिकल, ये किसी एनिमल को नुकसान नहीं देंगे। किसी एनिमल के लिए इनकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब उनकी बॉडी में अपटेक कम होगा केमिकल अगर किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो एग्रीगेट्स बनते जाएंगे, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन होती जाएगी और लेयर बन जाएगी। ये जो लेयर होगी इसके अंदर बहुत सारे जो सॉइल पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह भी शामिल होंगे और मुख्तलिफ इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल और नॉन वायबल ऑर्गेनिक कोटिंग्स भी उस उन ज़र्रात के इर्द गिर्द इस तरह से कोटिंग बनती जाएगी। अब वो कोटिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते ये नीचे की तरफ जाना शुरू होंगे। इनके अंदर प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ह्यूमिक सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं और सेडिमेंट्स के अंदर ये सिलिका, एल्यूमिना इन्हीं की वजह से मौजूद है। सैंड के अंदर सिलिका वगैरह मौजूद होता है, एल्यूमिना वगैरह। तो कार्बोनेट्स जो इनके अंदर मौजूद होंगे साथ में वो भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। आयरन, मैंगनीज़ वगैरह वो तमाम डाउनवर्ड मूव करते जाएंगे और ग्रेन्स बन जाएंगे। उनमें ग्रेवल टाइप शेप ये इख्तियार कर लेंगे जिनका डायामीटर अच्छा खासा हो जाएगा। तो आखिरकार इन्होंने नीचे सेडिमेंट होना है। अब सेडिमेंट होने के बाद ये केमिकल्स अपनी फार्म को चेंज भी कर सकते हैं और कभी कभार सेडिमेंट होने से पहले भी ये केमिकल्स अपनी फार्म को चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये ट्रांसफार्म हो सकते हैं किसी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन की वजह से। जैसे कि अभी हमने ये डीकम्पोजिशन की बात की है, नीचे जाते जाते रास्ते में इनकी डीकम्पोजिशन हो सकती है, या एबायोटिक प्रोसेसेस के ज़रिए भी ये अपनी फार्म को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस वगैरह, पीएच का चेंज या साल्ट के इफ़ेक्ट की वजह से जो केमिकल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे पानी में। ये ज़्यादातर बात की जा रही है मेराइन वाटर की, क्योंकि मेराइन वाटर में इस तरह के ज़्यादा साल्ट्स वगैरह मौजूद होंगे। बहरहाल ये सारा कुछ थोड़ी मिकदार में फ़्रेश वाटर में भी होगा, ये सारा सेडिमेंटेशन वगैरह का प्रोसेस। लेकिन सेडिमेंटेशन ऐसी जगहों पर कम होती है जहाँ पर वाटर का फ़्लो ज़्यादा हो।
क्योंकि ओशन जो है ओपन सिस्टम है, तो उनके अंदर इस तरह का फ्लो नहीं होगा कि किसी दूसरी जगह पर इन मटेरियल को ले जाया जाए। उससे आगे जो है ओशन से आगे वाटर का कोई सोर्स नहीं है मूव करने का सिवाय ये एवेपोरेशन के। अब इसके बाद सेडिमेंटेशन बन जाती है। हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है सेडिमेंटेशन का, उसके अंदर यानी कि वो जो लेयर है उसके अंदर बहुत सारे अंदर केमिकल्स और गैसेस या ऑर्गेनिजम्स भी रहने लगेंगे। तो पानी अंदर की तरफ दाखिल हो जाएगा। ऊपर ऊपर वाली जो लेयर होगी थोड़ी सी, वो लेयर अपने अंदर वाटर भी रखती होगी। उस वाटर में और ऊपर जो समंदर के अंदर दूसरा पानी होगा, उन दोनों में बहुत फ़र्क होगा। तो इसके लिए पोर वाटर या इंटरस्टिशियल वाटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, जो सेडिमेंट्स के अंदर तक पहुंचा हुआ है, सेडिमेंट की टॉप लेयर के ऊपर। जैसे जैसे नीचे मजबूत किस्म की लेयर्स बनती जाएंगी, उनके अंदर से पानी बाहर की तरफ आता जाएगा। हार्ड होते होते मटेरियल नीचे की तरफ से जो पहले से यहाँ पर पानी मौजूद था वो ऊपर की तरफ आता जाएगा। तो सेडिमेंटेशन के बाद अब दोबारा से हम बात करते हैं कि ये केमिकल्स दोबारा ऊपर कैसे आएंगे। सेडिमेंट हुए हुए केमिकल्स हैं जो वापस ऊपर की तरफ कैसे आते हैं। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पर लिखे गए हैं। बायो टर्बेशन एंड अदर एक्टिविटीज़ ऑन सेडिमेंट। सेडिमेंट के ऊपर या सेडिमेंट के अंदर जो डिस्टरबेंस होती है लिविंग थिंग्स की वजह से, उसकी वजह से भी केमिकल्स वापस बाहर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। इनकी थोड़ी डिटेल हम आगे देखते हैं कि दो तरह के एनिमल्स रहते हैं सेडिमेंट्स के ऊपर रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो क्रस्टेशियन वगैरह भी होंगे यहाँ पर, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो इनके अंदर रहते हैं। तो वो जब इस सेडिमेंट को दोबारा से मूव करेंगे, सेडिमेंट को हिलाएंगे अपनी जगह से इधर उधर, तो अंदर से जो गैसेस या केमिकल्स होंगे वो दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि नीचे तैरने वाले बड़े जानवर होंगे, वो जानवर भी अपने साथ ये दोबारा सेडिमेंट को अपने फिन्स की मदद से या मूवमेंट की वजह से ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इन सेडिमेंट्स को। तो ये दोबारा पानी में मिक्सअप हो जाएंगे। तो दो प्रोसेसेस हैं, माइक्रोबेंथिक प्रोसेस और मैक्रोबेंथिक प्रोसेस, जो कि डिस्टर्ब होंगे इनकी वजह से, इन एक्टिविटीज़ की वजह से, इन सेडिमेंट्स के अंदर होने वाली। माइक्रोबेंथिक प्रोसेस से मुराद ये है कि अंदर मौजूद बैक्टीरिया, और मैक्रोबेंथिक प्रोसेस का मतलब जो इसके अंदर या ऊपर जो जानवर रहते होंगे, जो मैक्रो एनिमल्स रहते होंगे। पैंथिक रीजन के बारे में आप पहले इकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल बॉटम का रीजन होता है, जहाँ पर लाइट वगैरह नहीं आती, ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं ज़्यादा होते हैं और डीकम्पोजिशन का प्रोसेस वहाँ पर ज़्यादा होता है। और उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेसेस भी चल रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद जो बेंथिक बैक्टीरिया होते हैं वो अक्सर मिथाइल मरकरी जैसे कंपाउंड बनाते हैं। मतलब कि ये मेटल्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिक्स करने की सलाहियत रखते हैं। मेटल सल्फाइड्स को ये मेटाबोलाइज करके मिथाइल जो है ऑर्गेनिक ग्रुप है और मरकरी मेटल है। दोबारा से बात करते हैं बायो टर्बेशन की। मैक्रोबेंथिक इनफेनल एपिफेनल, अंदर रहने वाले लेयर्स में सेडिमेंट्स के अंदर रहने वाले जानवर और ऊपर रहने वाले जानवर, इनकी जो फिज़िकल प्रोसेसेस हैं वो मैक्रो के वो माइक्रो से ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। माइक्रो से ज़्यादा इस तरह से कि जब वो मूव कर रहे होंगे जानवर, ऊपर इन लेयर्स पर तैर रहे होंगे, तो उनके फिन्स की वजह से, जैसे टर्टल वगैरह हैं अगर चले जाते हैं तो बॉटम में, तो वो इसको सेडिमेंट को दोबारा से उखाड़ रहे होंगे, उस जगह से ऊपर की तरफ लेकर आ रहे होंगे। स्विमिंग वगैरह के प्रोसेसेस लिखे गए हैं यहाँ पर।
तो इस तरह से केमिकल्स अंदर से दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। मैक्रो के अंदर से ज़्यादातर क्रस्टेशियंस, पोलीकीट, मोलस्का वगैरह, और फ्रेश वाटर के अंदर दूसरे मौजूद होंगे, एपीबैंथिक, आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट लार्वा वगैरह ज़्यादा होंगे, और मैराइन वाटर में ये पोलीकीट, मोलस्कन वगैरह की अमाउंट ज़्यादा होगी। बायोटर्बेशन एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती है दोबारा से इन मटेरियल्स को ऊपर लेके आने में। और यहाँ पर मौजूद जो डिट्रस फीडर होंगे, डिट्रस फीडर, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर है, डिट्रस होगा यहाँ पर सेडिमेंटेशन में, उस पर पलने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो फीकल मटेरियल है पेलेट्स की फॉर्म में, ये इस तरह के जो पेलेट्स की फॉर्म में होगा, वो मटेरियल साथ चिपका रहेगा क्योंकि उसके साथ स्टिकी मटेरियल होगा, और स्टिकी मटेरियल होने की वजह से वो अपने साथ दूसरे केमिकल्स को भी डिफ्यूज़ करने के लिए मूव कर सकता है। और बायोट्यूबेशन की जो डेप्थ है वो ज़्यादा इस काबिल बनाती है सेडिमेंट्स को, जैसे अगर कोई जानवर यहाँ पर सुराख क्रिएट कर रहा है तो इसके अंदर से जो बाहर से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगी वो इन जगहों में दाखिल हो जाएगी। जब ऑक्सीजन अंदर दाखिल होगी तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं उनको मज़ीद ये कैटलाइज करवाएगा, स्पेशली ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ये ज़्यादा बेहतर करवाएगा। ऊपर वाली 10 लेयर में 10 सेंटीमीटर वाली लेयर जो कि टॉप मोस्ट पहले हम बात कर चुके हैं, जिसमें ये सारा प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह भी क्या है? उसकी वजह ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर, बायोटर्बेशन वगैरह, एपीबैंथिक और इनफनल वगैरह। तो जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेडिमेंट एसोसिएटेड ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेडिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि सेडिमेंट्स के ऊपर रहते हैं या सेडिमेंट्स के अंदर रहते हैं, जो उनको भी इन केमिकल्स का सामना करना पड़ता है, यानी कि वो भी एक्सपोज होते हैं इन केमिकल्स के सामने। इनमें से दो तरीके हैं केमिकल एक्सपोजर के। एक तो पोर वाटर, जो सेडिमेंट्स के पोर के अंदर मौजूद है और जानवर अगर वहाँ पर रह रहे हैं तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे केमिकल से। ओवरलाइंग वाटर, जो सेडिमेंट्स के ऊपर पानी है और जानवर कोई सेडिमेंट के ऊपर रहता है तो उसके लिए भी एक्सपोजर होगा इस केमिकल का। या फिर खुराक की इंजेक्शन से कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स, इन केमिकल्स जो जहरीले केमिकल्स ऊपर से आ रहे थे उनके इंजेक्शन की वजह से भी वो ऑर्गेनिज्म एक्सपोज हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और रूट्स भी हैं जो कि बायो एक्यूमुलेशन करते हैं सेडिमेंट में रहने वाले जानदारों में। बायो एक्यूमुलेशन से मुराद केमिकल्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आकर इकट्ठा होना, स्पेशली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हार्मफुल केमिकल्स का। तो ऑर्गेनिजम्स इनफनल या माइक्रोब्स हैं जो वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं डिज़ॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर के कुछ तरीके से, जैसे कि एक्सक्रीशन करके और उस साइट के ऊपर डिकम्पोजिशन करके डिज़ॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिंग डायटम्स, जब डायटम्स एल्गी की टाइप हैं ये डिकम्पोज हो रहे होते हैं तो उनके अंदर से ह्यूमिक मटेरियल निकल रहा होता है, ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड निकल रहे होते हैं। हालांकि वो एसिड जो हैं जब ये ज़िंदा होते हैं, ज़िंदा ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते। तो इस तरीके से ये
डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल में इजाफा करते हैं। लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं जो कि सेडिमेंट्स में रहते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर को कम भी करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को, अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके, एसिमिलेट करके। और इस तरह से ये इंटरस्टिशियल वाटर के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशंस को कम कर देते हैं इस्तेमाल करके। तो जो पार्टिकुलेट डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर, कोलाइडल्स वगैरह, ये वाटर की केमिस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए बहुत रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर जो मेटल आयंस हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, वो आपस में किस तरह से रिएक्शन करते हैं और नए कंपाउंड्स बनाते हैं। ये तमाम बातें वाटर की केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन इन वाटर। वाटर यहाँ पर एज अ रिएक्टेंट भी काम कर रहा होता है कुछ जगहों पर, लेकिन यहाँ पर हम वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो कि वाटर में हो रहे होंगे, फ्रेश वाटर में या मैराइन वाटर में। एसिड बेस रिएक्शंस टाइप आप पढ़ चुके होंगे कभी केमिस्ट्री में। एसिड बेस रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्सेशन, डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। डिसोल्यूशन का मतलब है मॉलिक्यूल या कोई चीज़ टूट कर अलग हो जाए, और प्रेसिपिटेशन का मतलब ये होता है इकट्ठे हो जाना पार्टिकल्स का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस के ऊपर जुड़ जाएं या सरफेस से दूर हो जाएं, ये भी वाटर के अंदर रिएक्शंस की बेस पर हो रहा होता है। हाइड्रोलिसिस, फोटोलाइसिस, और इसके अलावा कुछ फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन प्लांट्स में, और रेस्पिरेशन के रिएक्शंस भी, ये तमाम एक्वेटिक सिस्टम के अंदर ही हो रहे होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ये जाना कि ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, या जिनको हम कलेक्टिवली यहाँ पर एज अ टॉक्सिक मटेरियल्स, केमिकल्स काउंट कर रहे हैं, वो पानी की तह तक यानी सेडिमेंट कैसे बनाते हैं, और उन सेडिमेंट से वो केमिकल्स वापस कैसे आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनकी रीमिनरलाइजेशन करते हैं, यानी कि इनको रीयूजेबल फॉर्म में लेकर आते हैं। बायो अवेलेबिलिटी से क्या मुराद है, ये बात भी हमने यहाँ पर एक टर्म डिस्कस की थी। एक्सपोजर का पता चला कि एक्सपोजर से क्या मुराद है, जब एनिमल्स का सामना होगा केमिकल से, यानी एनिमल के जिस्म के अंदर वो केमिकल चले जाएंगे, तो फिर ये कहलाएगा कि एक्सपोजर हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फैक्टर दैट अफेक्ट द एनवायरमेंटल कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।